खर्चे पर्चे चर्चे। अच्छा, खर्चे पर्चे चर्चे, ठीक है, खर्चे पर्चे चर्चे तो राजनीति में चलने ही चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आई ये बात? जब आप पूछ रहे हो तो शायद आपको भी नहीं समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये भाजपा कांग्रेस में कुछ हो ही रहा है, देखिए ऐसा नहीं है, टंग स्लिप जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कहते हैं ना कि एक ही थाली में मीठा भी है और खट्टा भी है, दोनों पक्ष विपक्ष एक साथ। केदार बाबा का मैं सोचती हूँ आशीर्वाद भी है महिला शक्ति को यहाँ, और मुझे उम्मीद है कि इस बार पुनः ये आशीर्वाद हमारी बड़ी दीदी को मिलेगा। महिला शक्ति को लेकर के आपने बातचीत की है, ठीक है, शैला जी को टिकट दिया गया, आशा जी को इस समय टिकट दिया गया है, मगर शैला जी की जो पुत्री हैं उन्होंने टिकट न मिलने पे एक स्टेटस भी डाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उसके बारे में क्या लगता है आपको? डॉक्टर साहब को भाजपा में कर पाएंगे या आप कांग्रेस में हो पाएंगे? आई थिंक आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। अब वो आई थिंक राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, और जो उन्होंने कहा होगा उसका आंसर देने के लिए मेरी जरूरत आपको नहीं है। इतने बेबाक व्यक्ति हैं कि वो खुद ही बता देंगे आपको कि मैंने क्या कहा। गांव में कोई घर ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिन पे कि झंडा न टका हो, और मतलब भवनों का भी पूरा भाजपाईकरण हो चुका है। चलिए, अच्छी बात है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि गांव में घर घर में अगर भाजपा का झंडा लगा है, तो ये संकेत है, ये दिखाता है कि गांव गांव के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर भाजपा बसी है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अनुकृति गुसाई जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और केदारनाथ विधानसभा में हम हैं। धीरे धीरे करके चुनावी जो माहौल है वो गति पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ है, क्योंकि भाजपा के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो अब क्षेत्रों में पहुंचने लग गए हैं। ऐसे ही एक गांव की सैर के दौरान, मैं तो सैरी कहूंगा और आप लोगों का तो अभियान कह सकते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। पहले तो किले की जब मिला आप चैनल नाम सुनी पहाड़ी सफरनामा, तो बहुत ही खूबसूरत नाम भी चे, और आप जो काम चे वो भी बहुत बढ़िया चे। आज मैं खुशी चे कि आज मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी में थे ये जिम्मेदारी सौंपी और केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हूँ, और जिस तरीके से मैं पूरा माहौल और समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना रहा है और जो निष्ठा, जो प्रेम, जो लगाव उनका हमने केदारनाथ घाटी से, केदारनाथ धाम से देखा है, लोग उस चीज को समझ रहे हैं। हमने देखा जब 2014 के बाद एक डायनामिक चेंजेस हमें इस विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिले। जो विकास कार्यों ने जो गति पकड़ी है उसकी तीव्रता हमें देखने के लिए मिली, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे का काम हो, या केदार घाटी का पुनर्निर्माण हो। केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण का काम था उसको हम लोगों ने देखा, और एक बहुत, मैं सोचती हूँ कि ये वाकई इस क्षेत्र के लिए, केदार घाटी के लिए एक वरदान के रूप में भी रहा, और लोग उस चीज को भली भांति समझ भी रहे हैं। साथ ही जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा भी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये विधानसभा के अंदर मैं अब एक विधायक के रूप में इसकी जिम्मेदारी में लेता हूं, और 600 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं उन्होंने इस क्षेत्र में करी। साथ ही मैं देख रही थी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो हमारी दिवंगत पूर्व विधायिका यहाँ से रही स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी जी की जो योजनाएं थी, उनको भी उन्होंने शासनादेश के माध्यम से पूरा किया, शासनादेश जारी किया, और वो योजनाएं भी अब धरातल पे उतर रही हैं। मैं सोचती हूँ ये दर्शाता है कि केदारनाथ विधानसभा को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर, इस केदार घाटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, अपने कामों के लिए प्रतिबद्ध है। अनुकृति जी, क्योंकि आपने स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ा है तो स्थितियों को पूरी तरीके से समझते हैं। केदारनाथ उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थितियां कुछ अलग हैं। एक तो ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। दूसरे में अभी अभी भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट हैं वो बंद हुए हैं, शीतकालीन गद्दी स्थल पे केदारनाथ जी विराजमान हो गए हैं। यात्रा को लेकर के तमाम हो हल्ला सुनाई दिया। आप भी लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ किस तरीके का माहौल अभी तक आपको दिख रहा है? देखिए, मैं जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि केदारनाथ घाटी के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये चुनाव बिल्कुल खास चुनाव है, वैसे ही ये विधानसभा बड़ी खास विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। उनका हमेशा स्नेह, जैसे मैंने कहा, हमारे दोनों ही नेतृत्व का भी बहुत स्नेह और बहुत लगाव केदार धाम से रहा है, और उसी का नतीजा अगर हम देखेंगे भी तो काफी विकास के जो कार्य हैं वो केदारनाथ घाटी में हो रहे हैं। और साथ ही मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि जो 2 साल का समय है ये भी समझना महत्वपूर्ण है
कि 2 साल का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और जिन कार्यों की घोषणाएं हुई हैं, जो काम अभी गतिमान है, उनको गति देने के लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट चुन के जाएं। जब बड़ी दीदी हमारी आशा नौटियाल जी यहाँ से चुनकर विधानसभा जाएंगी तो अब स्वतः ही वो इन कार्यों को गति देंगी। और मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी महिलाओं के लिए कि केदार घाटी में जब भी भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी टिकट दिया विधानसभा चुनाव का, उपचुनाव का, हमेशा मातृशक्ति को उन्होंने टिकट दिया। 2002-2007 में दीदी आशा नौटियाल जी विधायक रही, 2012 में शैला रानी जी विधायक रही, 22 में फिर शैला रानी जी विधायक रही। तो केदार बाबा का मैं सोचती हूँ आशीर्वाद भी है महिला शक्ति को यहाँ, और मुझे उम्मीद है कि इस बार पुनः ये आशीर्वाद हमारी बड़ी दीदी को मिलेगा और वो पूरी बहुमत के साथ जीत कर विधानसभा जाएंगी और केदारनाथ घाटी के अंदर जो विकास कार्य हैं उनको गति देने का काम करेंगे। महिला शक्ति को लेकर के आपने बातचीत की है, ठीक है, शैला जी को टिकट दिया गया, आशा जी को इस समय टिकट दिया गया है, मगर शैला जी की जो पुत्री हैं उन्होंने टिकट न मिलने पे एक स्टेटस भी डाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके बारे में क्या? अच्छा, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो दीदी का स्टेटस, बट ऐश्वर्या रावत दीदी बहुत सरल स्वभाव की, बहुत समझदार मैं समझती हूँ वो हैं। और कोई शक नहीं है इसमें कि हमारी जो दिवंगत विधायक थी शैला रानी जी, मैं तो क्योंकि आंटी कह के बुलाती थी, बड़े अच्छे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे और उन्होंने बहुत काम इस क्षेत्र के लिए किया। एक महिला होने के नाते भी मैं इस बात से, मुझे बहुत कहने में बड़ा गर्व है कि वो पहाड़ के हर एक कोने में जाकर उन्होंने काम किया, धरातल पर लोगों से जुड़कर उन्होंने काम किया, जो कि काबिले तारीफ बात है। जहां तक बात टिकट मिलने को लेकर है, देखिए आई थिंक पार्टी संगठन में सबको अधिकार है और ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप सभी लोग, टिकट को लेकर के तो अब क्लियर हो चुका है, प्रत्याशी सामने पर सबको मतलब अधिकार होना चाहिए कि अपनी दावेदारी करें, अपनी जो बात है वो रख सके। और इम्पोर्टेंट भी है, यही एक स्वस्थ हेल्दी लोकतंत्र जिसको कहते हैं, हेल्दी डेमोक्रेसी का यही एक मतलब भी है, अपनी बात की अभिव्यक्ति को रखने की आपको आजादी हो। और वही भारतीय जनता पार्टी में भी है, सभी लोगों ने अपनी दावेदारी रखी, लेकिन ये निर्णय लेने का जो अधिकार है, या मैं सोचती हूँ जो इसकी प्रक्रिया है, वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो कमिटी है, वो तय करती है। और मुझे लगता है कि बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए उन्होंने ये बात तय करी होगी, क्योंकि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है वो है विनेबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी परिस्थितियां, सभी चीजों का आकलन करने के बाद मुझे लगता है कि ये टिकट दिया गया होगा। और सभी लोगों को, क्योंकि हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस समय, देखिए बात कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की बात जो है, जो मैं सीख रही हूं उनसे, कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं होता, उनका कैंडिडेट जो है तय है, जो कि कमल का फूल है और जिसको जिताने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं। तो मैं सोचती हूँ आज भी यही स्थिति है, सभी लोगों को कमल के फूल के लिए मेहनत करनी है, कमल के फूल का बटन दबाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाना है। तो यही बात है। अच्छा अनुप्रीति जी, जब आपने एक भाजपा परिवार की बात की है तो एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो कि उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, आप भाजपा की स्टार प्रचारक हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं सोचती हूँ, जहां तक आप पिताजी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात करें, भाजपा के नेता हैं और अच्छी बात है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता हैं, नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मतलब ये भाजपा कांग्रेस में कुछ हो ही रहा है, टंग स्लिप जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, अगर हम उनके बारे में, जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, आप तो शायद इस चीज को समझते हैं, तो वो हमारे पौड़ी के जिला अध्यक्ष रहे, राम ज्योति आंदोलन के गढ़वाल के संयोजक रहे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने शायद दोनों ही पार्टीज में उनका जो अनुभव रहा है वो बहुत बड़ा अनुभव है। राजनीतिक रूप से मैं सोचती हूँ कि बहुत राजनीतिक अनुभव रखते हैं। और अगर आज क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के प्रचार के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस की बात करेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब का जो राजनीतिक सफर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो आज जिस जनपद में हम खड़े हैं ये भी डॉक्टर साहब की ही देन है। मैं उनके राजनीतिक जो सफर है उसको लेकर के चर्चाएं नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि एक ही थाली में मीठा भी है और खट्टा भी है, दोनों पक्ष विपक्ष एक साथ
पर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर में या हमारे परिवार में ये है। अगर हम भारत को भी, पूरे भारत के अंदर देखें, या चलिए उत्तराखंड में भी देखें, उत्तराखंड से शुरू करते हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे खंडूरी जी, वो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा चेहरा थे। उनके बेटे मनीष खंडूरी जी कांग्रेस से चुनाव लड़े, एमपी के चुनाव लड़े। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हर घर में सेम विचारधारा रखें, या जैसे आप एज अ पेरेंट जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी सेम चीज फॉलो करें या सेम ओपिनियन रखें। वैसे ही अगर हम माधवराज सिंधिया जी को देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी जो माता जी रहे विजयराजे सिंधिया जी, वो हमेशा भाजपा में रही, उनके बेटे हमेशा कांग्रेस में रहे। तो मुझे लगता है कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रखने की, अपनी बात की अभिव्यक्ति की आजादी होना एक हेल्दी लोकतंत्र की पहचान है। और मैं सोचती हूँ कि जब हम आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे इतना आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे ससुर जी ने भी बहुत हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, और मुझे ये स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने जीवन में अपने रास्ते तय कर पाऊं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रखरता के साथ रख पाऊं, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन चूज कर पाऊं। तो मैं सोचती हूँ यही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि हर घर में सभी लोग डॉक्टर हों। जैसे पेरेंट्स कई बार चाहते हैं कि नहीं यार मेरा बेटा डॉक्टर ही बन जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रोफेशन को फॉलो करे। ये तो आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। और उसी के अंतर्गत आज क्योंकि पिताजी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, मुझे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उनकी कार्यकर्ता हूं, और आज मेरी नैतिकता भी है कि मैं बड़ी दीदी के लिए वोट मांगने के लिए केदारनाथ विधानसभा में आई हूं। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी निष्ठा के साथ मुझे अपने कर्तव्य पालन करना है। अच्छा, आप ही ने चर्चा की मनीष खंडूरी साहब तो भाजपा में हो गए, क्या लगता है आपको, डॉक्टर साहब को भाजपा में कर पाएंगे या आप कांग्रेस में हो पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जरूरी नहीं है कि नहीं, वो आपने पहले कह दिया, ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है। और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही पार्टी में रहे, एक ही पॉलिटिकल ओपिनियन रहे। देखिए, बड़ी सरलता से मैं बात कर रही हूँ, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली भी इस बात को समझोगे, तो अगर एक घर में जरूरी नहीं है कि पिता अपने बच्चों को बोल पाए कि नहीं भाई यही वोट करो। जैसे आपका वोट आपका वोट है, आपकी वाइफ का वोट उनका वोट होगा, जबरदस्ती तो करा नहीं सकते। आपके बच्चे वो तो करेंगे नहीं जो आप ही कह रहे हो, तो उनकी भी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन होगी। तो यही बात है, जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि सारा परिवार एक ही जगह वोट कर रहा है, तो ये तो 100% संभावनाएं नहीं है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी एक विचारधारा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। जब मैंने भाजपा ज्वाइन भी करी, मैंने इस बात का वहां पे जिक्र भी किया था कि उनके कामों से, उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं सोचती हूँ कि उनके नेतृत्व में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा भी उत्तराखंड के लिए, विशेषकर अपनी देवभूमि के लिए कुछ ऐसा कर पाऊं कि देवभूमि भी हमारी प्रगतिशील रहे। अनुकृति जी, आने वाले दिनों में तमाम जो भाजपा का मैकेनिज्म है वो यहाँ काम करेगा। हालांकि जिस दिन से आचार संहिता शुरू हुई थी, ऐलान हुआ था उपचुनाव को लेकर के, तमाम चाहे संगठन हो, प्रदेश सरकार हो, अब केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पहुँचने वाला है। किस किस तरीके से ये तमाम चीजें अब आगे चलेंगी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, हाँ, अभी चुनाव बिल्कुल मैं कहूँगी इनिशियल स्टेज में है, और धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो 100% केंद्र से लोग आएंगे। प्रदेश के हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो जरूर यहाँ आएंगे, जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो लोग यहाँ पर आएंगे, और सभी मिलकर, मैंने कहा कि सभी मिलकर हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा जो है वो प्रगति की ओर अग्रसर रहे। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, चुनावी जो हमारी लड़ाई है, वो भाजपा के साथ नहीं है, प्रदेश सरकार के साथ लड़ाई है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आई ये बात? जब आप पूछ रहे हो तो शायद आपको भी नहीं समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। भाई, लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस ही की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री वर्सेस केदारनाथ विधानसभा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। वो तो क्योंकि जब मैं जिस तरीके से मैं कांग्रेस के आजकल बयान भी सुन रही हूँ, मैं सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित भी हूँ कि कुछ चीजें वो ऐसी कह रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। जैसे अभी बीच में एक बयान आया कि केदारनाथ बाबा से शिला ले गए। अरे कहाँ ले गए? मतलब कौन ले गया? मेरा सवाल भी है उनसे, किसी ने देखा? कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने देखा कोई कह दे कि कोई मुख्यमंत्री जी आए थे और शिला ले गए? मतलब ये तो ऐसी बातें हैं कि बस फैलाते रहो, कुछ भी झूठ बोलते रहो। और अगर इतना दर्द उनको इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, एक रिमाइंडर है उनके लिए भी कि 2015 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, गणेश गोदयाल जी बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, मुंबई वसई के अंदर 1 फरवरी को या 2 फरवरी को
बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास किया गया, बद्रीनाथ मंदिर की वहां पे स्थापना की गई। तो जब हम धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं, आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उस समय उनको याद नहीं आया कि क्या जब आप धाम का रेप्लिका वहां बनाने के लिए गए, इतना चंदा वहां इकट्ठा किया, तभी भी याद आना चाहिए था। देखिए, मैं वैसे कभी भी राजनीतिक रूप से मैं कभी नहीं चाहती कि धर्म को लेकर या मंदिर का राजनीतिकरण करा जाए, इसकी मैं पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जब ये बातें बाहर आ रही हैं तो उनका जवाब देना आवश्यक है। दूसरी चीज, जैसे कि मैं लगातार सुन रही थी कि यात्रा भी बहुत खराब रही और आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ। देखिए, आपदा कोई ऑब्वियस सी बात है, आपदा एक बिल्कुल नेचुरल चीज है, ऐसा तो है नहीं कोई चाहता है कि आपदा किसी का अंकुश है नहीं, किसी का अंकुश है नहीं। तो अगर आपदा प्रबंधन की जहां तक बात है, इस समय आपने देखा भी होगा, मैं भी क्षेत्र से भी होकर आ रही हूँ, जैसी आपदा आई उसके बाद यात्रा को तुरंत शुरू करने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध रहे। जो लोग प्रभावित थे, 9 करोड़ से ज्यादा की धनराशि सभी लोगों के खाते में आई, और ये कोई हवा की बात नहीं है, ये तथ्य है, प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरी चीज, जब 2013 की आपदा आई तब कांग्रेस की सरकार थी, और आप समझ सकते हैं कि आपदा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को इन्होंने बदला, जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री, शायद इसीलिए बदला क्योंकि लोग शायद खुश नहीं थे या लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपदा की आप बात कर रहे हो तो अपना पुराना इतिहास भी देखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बात हमेशा पक्ष विपक्ष बातें रखें, लेकिन धर्म को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर मुझे नहीं लगता कि राजनीति करनी चाहिए। केदारनाथ बाबा हम सभी उत्तराखंडियों के, हम सभी देवभूमि के लोगों के आराध्य देव हैं, और हमारी धार्मिक आस्था उनसे रहनी चाहिए, लेकिन उनके राजनीतिकरण करना मैं सोचती हूँ कि सही नहीं है। अनुप्रीति जी, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं तो चलेंगी ही, और जैसा अभी आप कह रहे थे कि कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं में तो डॉक्टर साहब भी इन दिनों हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं, खर्चे पर्चे चर्चे। अच्छा, खर्चे पर्चे चर्चे, ठीक है, खर्चे पर्चे चर्चे तो राजनीति में चलने ही चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक अखाड़ा लगा हुआ है तो चर्चाएं तो चलेंगी ही। ये भी चर्चाएं हैं कि 3-3 घंटे धामी जी डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर खड़े रहे हैं। देखिए, जो बयान पिताजी ने दिया, शायद ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि अब मैंने तो, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम एग्जैक्टली कि उन्होंने एग्जैक्ट किस समय पर क्या उनका टोन रहा होगा या क्या सवाल रहा होगा। आई थिंक आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। अब वो आई थिंक राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, और जो उन्होंने कहा होगा उसका आंसर देने के लिए मेरी जरूरत आपको नहीं है। इतने बेबाक व्यक्ति हैं कि वो खुद ही बता देंगे आपको कि मैंने क्या कहा। खैर, बहरहाल ये तो अभी तमाम जो चर्चाएं हैं ये चलती रहेंगी। बहरहाल किस तरीके से अब आप देख रहे हैं, क्या कुछ अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी होगी? हम देख रहे हैं कि तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम भी भ्रमण कर रहे हैं तो गाँव में कोई घर ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिन पे कि झंडा न टका हो। और मतलब भवनों का भी पूरा भाजपाईकरण हो चुका है। चलिए, अच्छी बात है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि गांव में घर घर में अगर भाजपा का झंडा लगा है, तो ये संकेत है, ये दिखाता है कि गांव गांव के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर भाजपा बसी है, और नरेंद्र मोदी जी बसे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बसे। और मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को सभी लोग जाके कमल का बटन दबाकर उनके नेतृत्व में अपनी विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अनुकृति गोसाई जी हमारे साथ थी और क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं, और उसी क्रम में हमने कहा चलिए हम भी बात कर लेते हैं थोड़ा कि क्या कुछ चल रहा है। मिलेंगे किसी और स्टार प्रचारक से, किस तरीके से चुनावी कैंपेन चल रही है।